नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उसके आगे का एक सारे क्वेश्चन हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन पर ही चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर द पोजीशन ऑफ इमेजेज, यदि एक वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति है। तो इसमें अगर आप कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा कहाँ बनता है? वक्रता के केंद्र पर बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर ये है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश नीला दिखाई क्यों देता है? तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो आप सीधे ज़्यादा डीप में कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप स्कैटरिंग ध्यान रखिए। ड्यू टू स्कैटरिंग स्काई अपीयर्स ब्लू। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? तो प्रकाश का जो विसरण होता है वायुमंडल में क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है? ये डिफ्यूजन होता है लाइट का। तो ये आपको ध्यान रखना है। डस्ट पार्टिकल, धूल के कण की वजह से एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है, अ कॉइन इन अ बीकर filled with water appears raised. This phenomena occurs because of the property of, पानी से भरे बीकर में एक सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। यह घटना किसके कारण होती है? तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो याद रखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के कारण क्या होता है? जो आप बीकर में सिक्का रखते हैं वो उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है, रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, द पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड एंड द पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टेड। द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टेड रे कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी कांच की प्लेट पर पड़ती है। इसका एक हिस्सा परावर्तित होता है और एक हिस्सा अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हो सकती हैं। तो इसमें क्या है आपका करेक्ट आंसर? आपतन कोण ब्रूस्टर कोण के बराबर जब हो जाता है तब ऐसा होता है। The angle of incident equal to the Brewster angle. ऑप्शन सीधे याद रखना है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड जो रे होती है, मतलब दोनों क्या होती है? परपेंडिकुलर का मतलब है कि कोई चीज़ें 90 डिग्री पर होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं रिफ्लेक्शन वाली ये है तो रिफ्लेक्टेड वाली ये होगी, दोनों एक दूसरे के सीधे 90 पर आएंगे। A man with a dark skin in comparison with a man with a white skin will experience, कह रहा है एक गहरी त्वचा वाला आदमी सफ़ेद त्वचा वाले आदमी की तुलना में अनुभव करेगा।
डार्क स्किन क्या करती है, बहुत ज़्यादा हीट को भी फील करती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड को भी फील करती है। तो इसमें क्या होगा आपका, मोर हीट एंड मोर कोल्ड। इनको ठंडी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि क्या करता है ये हीट को, जो डार्क स्किन होती है हीट को ऑब्जॉर्व करने लगती है। और ये बहुत ज़्यादा ठंडी के टाइम में क्या करती है, बॉडी से हीट को रिलीज भी करती है, तो जिस वजह से क्या होता है, ठंडी फील होती है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि सबसे छोटा तापमान कौन सा दर्शाएगा। तो सबसे छोटा तापमान आपका कौन सा दिखाएगा इसमें, तो इसमें आपका आप देख रहे हैं, इसमें एक तो डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में करते हैं तो फिर 200 कितना जोड़ते हैं तो क्या होगा, 274 हो जाएगा, ठीक है, केल्विन। इसमें आपका ऑलरेडी लिखा है 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल। अगर 1 केल्विन ही दे रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -273। तो कितना हो जाएगा, -272 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है, 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। तो निम्नलिखित में से किसके लिए द्रव्यमान का केंद्र शरीर के बाहर स्थित है। तो जो अंगूठी होती है उसका क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो आपका ऑप्शन देख रहे हैं, ये और इन 58 का 3। तो ये द्रव्यमान का केंद्र शरीर के बाहर स्थित होता है, तो है आपका अंगूठी। नेक्स्ट है, when a body move with a simple harmonic motion, the phase difference between velocity and acceleration is। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है मीन पोजीशन पर होती है, और इसमें क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करता है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, और आपका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ये दोनों जो होते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो फेस डिफरेंस होता है वो लगभग क्या एक करेक्ट ही है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही है, 90 डिग्री। जब एक पिंड सरल आवर्ती गति करता है तो वेग और त्वरण के बीच का अंतर जो है 90 डिग्री का होता है। An air bubble in water act like। जो एयर बबल्स होते हैं जैसे आप पानी में देखते हैं, बुलबुले टाइप्स के अंदर होते हैं एयर बबल्स, ठीक है। तो कैसे आपको दिखते हैं, तो दिखते हैं आपको
कॉनकेव लेंस की तरह दिखते हैं। पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है? कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। जब किसी वस्तु को फेंका जाता है और फिर वो नीचे आती है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का आपका फार्मूला होता है mgh। m क्या है आपका, मास ऑफ बॉडी, g ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो 9.81, ठीक है, h हाइट, जितनी हाइट तक आप फेंकें। तो अगर आप eh है, ये एक्सट्रीम हाइट है इसकी, तो जो इसकी मैक्सिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कहाँ होगी, इस h तक ही होगी। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या है, एट द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। तो आप इसमें देख रहे हैं अगर डायमेंशन की बात कर रहा है कि किस में सेम डायमेंशन है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि जो यूनिट की बात कर रहा है, तो यूनिट जूल ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी की हो या काइनेटिक एनर्जी की हो, हीट की हो, वर्क की हो, सारे के सारे यूनिट क्या है, जूल है। अब लेंथ हो किसी भी चीज़ की, सबकी यूनिट लगभग सेम होती है, सेंटीमीटर, मीटर या और भी कुछ हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, अब आपकी बात आती है डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी की यूनिट आपको पता है क्या होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस पैरामीटर है। अब इसकी फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मान लीजिए डेंसिटी ऑफ कोई फ्लूइड है जिसकी आपको डेंसिटी मेजर करनी है, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। इन दोनों का क्या होता है, ये जो डिवीजन होता है तब जाकर के आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलती है। और स्टैंडर्ड फ्लूइड में आप किसको कंसीडर करते हैं, जनरली जो कंसीडर किया जाता है वाटर को किया जाता है, और उसकी डेंसिटी क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली। ताप के सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब कुचालक हैं। तो इसमें क्या है, सबसे बढ़िया और सबसे खराब कुचालक पूछ रहा है। तो सबसे बढ़िया इसमें कौन सा होगा, आपका सिल्वर होता है, ठीक है, और सबसे घटिया जो होगा वह है आपका लीड, सीसा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, सिल्वर एंड लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 फंडामेंटल कलर्स आर। जो 3 फंडामेंटल कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पहले जो तो ये समझते हैं कि रेड, पहला है रेड, ब्लू और आपका ग्रीन। इसको RBG भी आप कह सकते हो। तो ये आपके होते हैं प्राइमरी कलर होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लू, ग्रीन
रेड, दूसरा वाला सही है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको कलर्स को चेंज करना है, ठीक है, तो रेड अगर अगर कॉम्बिनेशन होता है, जोड़ते हैं, जैसे रेड प्लस ग्रीन को अगर मिला दिया तो क्या बनेगा, आपका येलो बन जाता है, ठीक है। अगर ग्रीन हो गया आपका प्लस ब्लू को मिला दिया तो क्या बनेगा, ये होता है सियान कलर होता है। और इसी तरह ब्लू और रेड को मिलाया तो क्या बन जाता है, मैग्नीटो। अब मैग्नीटा हाँ, मैजेंटा, जो भी नाम होता है इसका, मुझे कलर तो ज़्यादा नहीं आता है पर ठीक है। तो ये सारे कम्बिनेशन से बनते हैं, बाकी इन तीनों कलर का इस्तेमाल करके बाकी भी कलर बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है, अ बॉडी इज एट द रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। एक पिंड पृथ्वी की सतह पर विश्राम पर है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक चीज समझते हैं कि अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो जो बॉडी है उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि फोर्स यूनिट क्या होती है, एम में होती है, मतलब फार्मूला होता है, जब ये जीरो तो फोर्स भी बॉडी पर जो लगेगा जीरो होगा। अब क्या बात है, अब बात आती है इस पर वेट का। तो सीधी सी बात है, जब कोई बॉडी, मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कोई बॉडी रख दी, ठीक है। अब क्या होगा, बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, और इसके जस्ट अपोजिट जिस सरफेस पर बॉडी यहाँ रखी है वहीं से एक नॉर्मल रिएक्शन काम करती है जिसको r कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में जो करेक्ट है वो क्या है, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द नेट अपवर्ड फोर्स, ठीक है। नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स काम करेगी mg, ऊपर की तरफ रिएक्शन काम करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर तीसरा वाला। सिक्सटी सिक्स कह रहा है, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पहला क्या है, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू पुअर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, रेड पार्ट ऑफ लाइट शो मोर स्कैटरिंग देन ब्लू लाइट इन एटमॉस्फेयर। तीसरा कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर्स ब्लैक। तो हम लोग को एक चीज़ें क्लियर पता है, हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की वजह से हमें आसमान क्या है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर ही ना हो तो आप आसमान कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो जब भी जितने स्पेस कह सकते हो आप ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, जो लोग स्पेस में रहते हैं, सेटेलाइट्स वगैरह पर काम करते हैं, तो उनको क्या है कि स्पेस हमें नीला नहीं दिखाई देगा, उनको काला ही दिखाई देगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा, ओनली 3। नेक्स्ट है, हेयर ऑफ अ शेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन द ब्रश इज रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू। शेविंग ब्रश के बाल पानी से निकालने पर एक साथ चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी क्या करता है, तो क्या होता है इसमें सरफेस टेंशन काम करती है, और सरफेस टेंशन क्या करती है, एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्यों चिपके रहते हैं एक दूसरे, सरफेस टेंशन की वजह से।
नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगला तो ऑप्शन दे रखा है द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर विथ ग्लास इज एक्यूट, विल दैट मर्करी विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूस। पानी और कांच के बीच संपर्क कोण तीव्र है जबकि पारा और कांच के बीच यह अधिक है। मतलब एक अधिक कोण और एक निम्न कोण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पानी और ग्लास के बीच में जो कोण बनता है वो निम्न कोण होता है और मरकरी और ग्लास के बीच में बनता है जो अधिक कोण होता है। अधिक कोण क्या होते हैं, जो 90 से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पानी और कांच के बीच संपर्क कोण अधिक है जबकि पारा और कांच के बीच यह कम है। तो इस वाले में जो आपका करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो पानी और ग्लास है उनके बीच में जो कोण बनता है वो निम्न कोण बनता है, जबकि अगर मरकरी का यूज करते हैं ग्लास के साथ तो अधिक कोण बनता है। तो करेक्ट आंसर पहला वाला है इसका। When a piece of pure silicon is doped with aluminum, then जब शुद्ध सिलिकॉन को एल्युमिनियम में से डोप किया जाता है तो उसमें क्या होता है। जब भी हम डोप करते हैं सिलिकॉन को, या डोप का मतलब कह सकते हो कि आप मिलाते हैं, तो क्या होता है कि इसमें पी टाइप्स के आपके जो कह सकते हो, पी टाइप्स मतलब होल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ही वाला है द डोप सिलिकॉन पीस विल बिकम पी टाइप्स। इसमें सारा जो रोल होता है बैलेंसी का होता है कि अगर इक्वल है फिर तो पी क्रिएट नहीं होगा, होल्स क्रिएट नहीं होंगे। अगर किसी एक में बैलेंसिंग कह सकते हैं कि बैलेंसी कम है तो क्या होता है, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार। तो रडार के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम क्या है, रॉबर्ट वाटसन। ये याद करना है सीधा। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन आई आर। इंसान की आँख है, क्या है, इंसान की आँख जो है आपकी कन्वर्जिंग लेंसेस ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ, परिवर्तनशील फोकल लंबाई के अभिसारी लेंस होते हैं आँखों में। ठीक है, तो इंसान की आंखों में क्या होते हैं, परिवर्तनशील फोकल लंबाई के अभिसारी लेंस हैं। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हमें पता है क्या इस्तेमाल करते हैं, D2O। इसको भारी जल के नाम से जाना जाता है। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी जो स्पीड होती है उनको स्लो डाउन करने के लिए क्या करते हैं, भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टू पीस ऑफ मेटेलिक वायर हैविंग इक्वल लेंथ, इक्वल वॉल्यूम, प्लेस इन एयर, हैव अ डिफरेंट रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि दो मेटेलिक वायर हैं जिनका लेंथ क्या है, V1 V2 बराबर है। ठीक है, और अलग अलग क्या है, ये जो है आपका R1 नॉट इक्वल टू R2। तो ऐसा केसेस कब होगा कि लेंथ तो बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है, लेकिन रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। तो उसका रीज़न ये होगा कि मटेरियल अलग हो सकता है। मान लीजिए एक सोना है, एक चांदी है। ठीक है, अगर ऐसे मेटेलिक वायर लिया है तो रेजिस्टेंस दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ये है बी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। द प्रोसेस ऑफ जिंक लेमिनेशन ऑन द आयरन इज कॉल्ड।
जो आयरन होती है या स्टील होता है उस पर क्या करते हैं हम, जिंक का लेमिनेशन करते हैं। जिंक का लेमिनेशन क्यों किया जाता है? रस्टिंग से बचाने के लिए। क्या होता है, जब भी आयरन एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाने लगता है। तो वो क्या है, कह सकते हो कि ऑक्साइड क्या करती है, पूरे आयरन को खा जाती है। उसको बचाने के लिए उस पर जिंक की लेमिनेशन होता है। तो जो प्रोसेस है लेमिनेशन करने का, उसको ये गैल्वेनीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, जितनी भी कह सकते हो कि द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, सबसे कम तापमान जो थ्योरेटिकली संभव हो, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल। नेक्स्ट है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो जनरली इस्तेमाल होती है दो ग्रहों के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है। ठीक है, पृथ्वी और सूरज की दूरी की बीच की दूरी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का इस्तेमाल होगा। फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज, मछली फ्रोजन लेक के अंदर सर्वाइव कर लेती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब फ्रोजन लेक होता है आपका, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, पूरा पानी है और इसका टॉप सरफेस है। टॉप सरफेस से कुछ डेप्थ तक क्या होता है कि मान लेते हैं कि पानी क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन उसके नीचे वाटर ही रहेगा। तो जिसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो, पर वो रुकेगा। तो अब क्या होगा कि मछली इसके अंदर आराम से सरवाइव कर लेगी। ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो ये है, वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। ठीक है, तल के पास पानी नहीं जमता। अब आपका आता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, कहीं पर पूछा भी गया है। तो जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या होता है, फार्मूले के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये होता है, ये cos थीटा के आसपास होता है, इससे होता है, फार्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो याद रखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट है, अ होलो मेटल बॉल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। एक होलो अगर मेटेलिक बॉल की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे मैक्सिमम कहाँ पर होंगे, सरफेस पर होते हैं, आउटर सरफेस पर। लेकिन जब आप सरफेस के नीचे जाते हो, जहाँ पर खाली जगह है, स्पेस है, उसकी सेंटर की तरफ मूव करते हो, तो क्या होगा, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जीरो होता है। तो इनसाइड द स्पेयर सॉरी, नेक्स्ट है आपका, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ऐसा क्यों है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये
टंगस्टन का वायर लगाया जाता है उसमें, बल्ब में। नेक्स्ट है कॉइल ऑफ हीटर इज मेड ऑफ। हीटर की कॉइल किससे बनी होती है? नाइक्रोम से बनी होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। स्टीफन हॉकिंग कौन थे? स्टीफन हॉकिंग जो थे ये साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी इन सनलाइट दैट cause the tanning and the sun burning of human skin is called। सूर्य के प्रकाश में विकिरण ऊर्जा का सबसे परिचित रूप जो मानव त्वचा को टैनिंग और सनबर्न का कारण बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन लोग इंफ्रारेड रेडिएशन। और रक्त विकिरण के कारण क्या होता है? शरीर में जो स्किन होती है अपनी वो क्या करती है? बर्न करने लगती है, मतलब ज्वलन सा महसूस होता है कि कुछ जल रहा है। इंफ्रारेड नहीं है, सॉरी, ये वाला आपका है अल्ट्रावायलेट है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है अपन लोग को किससे? यूवी से होती है। तो इसलिए जो आपका एटमॉस्फेयर है, कह सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है? ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। अगर वो डिप्लीट हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट क्या करती है? सीधा पृथ्वी पर पड़ती है और वो सभी जीवों के लिए क्या है? खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 10 बल्ब ईच ऑफ 100 वाट रिमेन स्विच ऑन। अगर कह रहे हैं कि अगर 10 बल्ब को जो कि 100 वाट के हैं, अगर 1 घंटा के लिए लगातार उनको ऑन कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम एवरी डे, तो क्या होगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी हर दिन 1 घंटा जलाने पर। तो अब इसको समझते हैं कि पावर दे रखा है आपका कितना है? एक बल्ब का पावर 100 वाट है, तो 10 बल्ब का पावर कितना होगा? 100 गुणे 10 बराबर 100 वाट होता है। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हो कि 1 किलोवाट हो गया। अब आते हैं 1 यूनिट कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो पावर क्या होती है? मतलब ये 1 यूनिट बराबर क्या होता है? पावर गुणे टाइम। तो आपका पावर कितना है? 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। तो आपका एक टोटल कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1 यूनिट। नेक्स्ट है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर की क्या है? इन्वेंटर पूछ रहा है कि कौन है। तो आपके जो ये नाम देख रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये जो है लाइटिंग कंडक्टर के इन्वेंटर है। नेक्स्ट है अ मैन इज सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल विथ हिज आर्म आउटस्ट्रेच इफ सडनली ही फोल्ड हिज आर्म द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन वुड। एक आदमी अपनी बाहें फैलाकर एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठा है। यदि वह अचानक अपनी बाहें मोड़ ले तो आदमी का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है द कंसीडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर। विच वेवलेंथ ऑफ फॉलोइंग कैन मेक विजुअली सेंसेशन टू ऑफ ह्यूमन आई। तो
ये जो आप देख रहे हैं एनम, ये भी एक डिस्टेंस को ही मेजर करने की यूनिट है। एन का मतलब हो गया नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, अगर मीटर है तो मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो 200 नैनोमीटर तक हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। अब हमारी जो देखने की कह सकते हैं कि जो विजुअल स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के विजुअल स्पेक्ट्रम को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो क्या है, 500 नैनोमीटर। ये विजुअल स्पेक्ट्रम 400 से 700 के बीच में क्या है, ये स्टैंड करता है, तो हम इसको देख सकते हैं और इसके ऊपर वाले को भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय। विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले अगर किसी ने देखा था तो उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको देखा था। तो करेक्ट आंसर आपका जो है यही है, ऑस्टेड। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने करी थी? तो उनका नाम तो सबको पता है, थॉमस एडिसन। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप इन अर्ली फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आविष्कार इन्होंने किए हुए हैं। नेक्स्ट है हु गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की थ्योरी किसने दी है? हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, आम गिरा तो सोचने लगे कि आम आखिर नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो न्यूटन भाई साहब ने वो सोच करके अपन लोगों की एक कॉन्सेप्ट दिया ग्रेविटी का, तो उनका नाम है चार्ल्स न्यूटन। ध्यान रखिएगा। लेंस लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। लेंस का नियम सीधे किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन से, ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा हुआ है लेंस लॉ। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्लाउडी नाइट आर वार्मर देन क्लाउड फ्री नाइट। मतलब जिस रात को, अगर मान लीजिए कि आसमान की बात करते हैं, अगर बादल है तो रात गर्म होती है। तो रीजन पूछ रहा है ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी पृथ्वी क्या करती है, रेडिएट करती है। तो रेडिएट करेगी तो क्या होती है, जो हीट होती है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के बाहर जानी चाहिए, ठीक है। तो जो बादल होता है तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाने नहीं देता है, तो वो अंदर ही सर्कुलेट करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी सी फील होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, लैंड सरफेस रेडिएशन। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेम्स चैडविक, ठीक है। तो जेम्स चैडविक नाम है इनका पूरा, तीनों ने इन्वेंट किया था न्यूट्रॉन का।
द विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज, सोलर रेडिएशन का विजुअल रेंज क्या होगा ये पूछ रहे हैं इसमें। तो अभी आपको बताया था मैंने एक स्केल 400 से 700 नैनोमीटर का, तो जिसके बीच में अगर सोलर रेडिएशन है तो वो दिखेगी। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिफिकेशन इन अ बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू, किसी पिंड में विद्युतीकरण किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, अगर इलेक्ट्रॉन है तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या करे, तो इसमें आपका करेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है किसी भी पिंड में विद्युतीकरण होता है। एन ऑब्जेक्ट वेट इज मैक्सिमम, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कब होगा, मतलब कहाँ पर होगा, तो वैक्यूम में होता है। यहाँ पर वैक्यूम में क्या है कि आपका सारा एटमॉस्फेयर का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो इसमें जो आपका एक्यूरेट वेट होगा वो पता चलेगा। शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा, फेरीमीटर होता है, सॉरी फर्मीमीटर होता है। ये शायद एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन लगता है कि ये होगा 12 मीटर, 10 पावर -12 मीटर। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, यही होना चाहिए। द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय, प्लम पुडिंग मॉडल, परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया है, तो उनका नाम पूछ रहा है जो भी साइंटिस्ट हैं। तो जो प्लम पुडिंग मॉडल जिस इंसान ने दिया था उनका नाम है जे थॉमसन। नेक्स्ट है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल अभी जो आप सोलर सेल्स वगैरह देख रहे हैं क्या है, सारे वोल्टाइक हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पूछ रहा है कि वोल्टाइक सेल की खोज किसने की थी, तो जिस इंसान ने करी थी उनका नाम है ये एलेसांड्रो वोल्टा, एलेसांड्रो वोल्टा, ये वाला थर्ड। नेक्स्ट है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पोजिस्ट्रॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन सीरीज में थोड़ा गड़बड़ है, 3 है एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण को क्या कहते हैं, पोजिस्ट्रॉन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को क्या कहते हैं, पोजिस्ट्रॉन कहते हैं। और इसमें जो था इन्वेंटर ऑफ पोजिस्ट्रॉन का कौन था, रदरफोर्ड थे, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ वोल्टाइक सेल एलेसांड्रो वोल्टा, और पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, और आप लोग इस जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इनको देख लीजिएगा सही ध्यान से, और पेपर में पूछ भी सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में आए हुए हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं सारे क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।